हेलो एवरीवन, मैं हूँ यज्ञ दत्त मिश्रा। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म ज्ञान यज्ञ पे। दोस्तों, ये एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक फैमिली है। जी हाँ, ज्ञान यज्ञ एक फैमिली होगी जिस पे हम साथ मिल करके सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, अपने कौशल को, अपने नॉलेज को निखारेंगे। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में रिलेटेड सी टेट हो, सी जी टेट हो, यूपी टेट हो, एम पी टेट हो, अलग अलग राज्यों की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर शिक्षकों की भर्ती की रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स हो, उनके लिए हम यहाँ पे एकदम ज़ोर शोर से शानदार और ज़बरदस्त तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ अपने और आप सभी के जीवन के सबसे पहले टीचर यानी कि हमारे माता पिता को, और साथ ही मैं उन सभी गुरुजनों को भी प्रणाम करता हूँ जिनका हमारे जीवन में बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है, जिनके योगदान के कारण ही हम आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ठीक है, यानी कि ज्ञान अर्जन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बहुत समय तक ऑफलाइन पढ़ाने के बाद मैं भी फाइनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ, और ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसा एक सब्जेक्ट जिसके बिना एक टीचर की कल्पना की ही नहीं जा सकती, एक शिक्षक की कल्पना हो ही नहीं सकती। यानी कि इस विषय का ज्ञान हुए बिना एक परिपक्व शिक्षक बनना बहुत ही कठिन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ओके, चाहे आप सी टेट का सिलेबस उठा करके देखो या फिर सी जी टेट या फिर जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में एक अच्छा खासा मार्जिन जो स्कोर करता है ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट करता है। कौन सा? सी डी पी। ठीक है, सी डी पी अपने आप में एक बहुत ही मतलब बड़ा विषय तो है ही, लेकिन हर सब्जेक्ट में भी इसकी अपनी महत्व है। ठीक है, हर सब्जेक्ट सी टेट की अगर बात की जाए तो हम आगे जब देखेंगे इस सिलेबस को तो आपको समझ में आ जाएगा कि सी टेट का जो पेपर है 150 अंकों का है, जिसमें अकेले 90 मार्क्स यानी कि 90 अंक ये सी डी पी आपको दिला सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सी टेट को देखो फोकस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सी टेट का जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो इस एक टीचर बनने के लिए आपको सी टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। कौन से क्लासेस के लिए? प्राइमरी और मिडिल। ठीक है, यानी कि 1 to 5 एंड 6 to 8। हाई क्लास के लिए आपको नॉर्मल बीएड और मास्टर्स डिग्री में काम चल जाता है, लेकिन कई राज्य उसके लिए भी अपने स्टेट में पात्रता परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं। ठीक है, कुछ राज्य नहीं करवाते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब में नहीं होता। मैं सिर्फ हायर क्लास की बात कर रहा हूँ। ठीक, मिडिल प्राइमरी में अगर टीचर बनना है आपको तो सी टेट क्वालिफाई करना होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ सी टेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है, क्या है। ये साल में 2 बार होता है इसका एग्ज़ाम। ठीक है, 2 टाइम। कब कब होता है? एक तो होता है आपका जुलाई के महीने में और एक होता है दिसंबर। ठीक है, 6 महीने में इसकी परीक्षा होती है। इसमें जो देखो पैटर्न में टोटल मार्क्स कितने होते हैं एग्ज़ाम के? 150 अंक का प्रश्न आता है। ठीक है, 150 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क सिक्योर करता है। ठीक है, टाइम लिमिट क्या है? एग्ज़ाम कितने देर का होता है? ड्यूरेशन है इसकी लगभग 2.5 घंटे की, यानी कि 150 मिनट। आपको हर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलेगा, तो हो गया ना 150 क्वेश्चंस के लिए कितने मिनट? 150 मिनट्स। ठीक है, सबसे खास बात इस एग्ज़ाम की ये है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसमें आपको 150 के 150 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगर किसी का आंसर नहीं भी पता तो जय माता दी नाम लेकर के उसको टिक लगा के आपको आना है। कोई क्वेश्चन इसमें छोड़ने की बात है ही नहीं। ठीक, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। एग्ज़ाम मोड अभी तक देखो कई बार ये मतलब ऑनलाइन तरीके से सीबीटी मोड में हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये ऑफलाइन मोड में हो रहा है। ठीक है, 1 डे एग्ज़ाम हो रहा है, ये 2 शिफ्ट में होता है। ठीक है, पेपर देखो हमेशा अभी तक क्या हो रहा था, पेपर 1 जो था वो सुबह होता था, पेपर 2 जो है सेकंड वाले शिफ्ट में होता था। इस बार ऐसा क्या मतलब इस बार थोड़ा सा चेंजेस है, पेपर 2 जो है वो मॉर्निंग में हो रहा है। ठीक है, अभी की अगर आप नोटिफिकेशन निकाल के देखोगे तो उसकी टाइमिंग है 9:30 से 12 बजे तक सुबह, 9:30 to 12 नून। एंड पेपर 1 जो है
मतलब कि क्लास 1 to 5 वाली प्राइमरी वाली, उसका टाइमिंग कर दिया कब, इवनिंग में, यानी कि शाम को, दोपहर से शाम वाले शिफ्ट में 2:30 से 5। अच्छा, अगर लोगों का प्रश्न ये हो सकता है कि अगर मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो क्या, तो ये कि अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो सबसे पहले आपकी रिजल्ट जारी होगी, मार्कशीट जारी होगी, पास हो गया तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, और वो सर्टिफिकेट आपके लिए आजीवन वैध रहने वाला है, ठीक है। एक बार अगर आपने सीटेट निकाल लिया मेहनत करके तो ये आजीवन वैलिड रहेगा, ठीक। इस एग्ज़ाम को दिलाने के लिए कोई अटेम्प्ट मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे तो हर साल हर 6-6 महीने में भी दिला सकते हो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैंने मान लो 2026 वाला एग्ज़ाम सीटेट का निकाल लिया, ठीक है, और 2027 वाला एग्ज़ाम में क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक। फेल होने के बाद क्या होगा, अगर फेल हो गया तो क्या मैं ये 26 वाला मार्कशीट जो ख़राब हो गया क्या, नहीं। आपका एक बार अगर ये एग्ज़ाम निकल गया है तो आप उस मार्कशीट को आप किसी भी वैकेंसी में लगा सकते हो, क्योंकि इसकी वैलिडिटी ही लाइफ टाइम है। उसके बाद चाहे आप पिछले बार मान लीजिए आपने 120 मार्क्स लाए, अगली बार आपने 90 मार्क्स लाए, फिर 150 में मान लीजिए 110 लाया, तो आप इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट जो भी आप वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो उसमें लगा सकते हो, ठीक है। क्लियर है, टोटल 150 मार्क्स के पेपर हैं ये, 2 पेपर अलग अलग। अगर आप, अच्छा हाँ, इसमें देखो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आया है उसके थ्रू, उसके अनुसार क्या है कि जो पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 यानी कि जो प्राइमरी बच्चों को पढ़ाना है उसके लिए बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है, बीएड वाले ओनली पेपर 2 देंगे, ठीक। 6 to 8 को पढ़ाने के लिए बीएड वालों को पात्र माना गया है सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन आई थी उसके अनुसार, ठीक। क्लियर है वह, और आगे धीरे धीरे बाकी और चीज़ें हम समझेंगे। तो अब देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, मैंने बता तो दिया क्या, 150 अंक के प्रश्न, ठीक है, 150 प्रश्न, 150 अंक के, ठीक है, यानी कि एक एक नंबर का एक एक प्रश्न, दोनों पेपर के लिए सेम है, दोनों में 150 क्वेश्चन आएंगे 150 अंक के। अब देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है इसका। अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है ना हर एग्जाम में, कि जनरल वालों को इतना मार्क्स लाना जरूरी है पास होने के लिए, ओबीसी एसटी एससी या फिर पीडब्ल्यूडी दिव्यांग कोटे से अगर है कोई अभ्यर्थी, ठीक है। तो इसमें देखो जनरल कैटेगरी जो है सामान्य वर्ग, उसको लाना है 60%, ठीक है, 150 का 60% कितना, 90 अंक, ठीक है, 90 मार्क्स लेकर के आने हैं किसे, जनरल वालों को, कितने में, 150 में से। बचे जितने भी कैटेगरी हैं, जितने भी बच गए रेस्ट, वो ओबीसी हो, एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी दिव्यांग, उनको लेकर के आना कितना, 55%, ठीक है। अब देखो 150 का 55% होता है लगभग 82.5, ओके। तो सीटेट एक होल फिगर मतलब क्राइटेरिया मानता है, या तो 83 मानना था उसे या फिर 82 मानना था, ठीक है। तो सीटेट ने, एनसीटी ने मतलब गाइडलाइन जो है उसने कहा है उन्होंने कि 82 मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है। बाकी कैटेगरी वालों को, इन सभी को कितना लेकर के आना है, 82 मार्क्स, ठीक। जनरल को पास होने के लिए 90 नंबर, बाकी जो भी कैटेगरी वाले हैं उनको पास होने के लिए कितना, 82 नंबर, 82 नंबर, ठीक। और इसमें कोई भी रैंकिंग वाइज रिजल्ट जारी नहीं होता, ठीक है। इसमें 90 नंबर लाने वाला भी क्वालिफाइड, ठीक, 140 150 में अगर ले आया तो वो भी क्वालिफाइड, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों फाइट कर सकते हैं, ठीक। सीटेट जरूरी है शिक्षक बनने के लिए, ठीक, इसके बिना शिक्षक बना नहीं जा सकता। और हाँ, सीटेट एग्ज़ाम सिर्फ निकाल करके भी शिक्षक नहीं बना जा सकता, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आपको जॉब नहीं दिलाता, लेकिन इसके बिना भी जॉब नहीं मिल सकता, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम पढ़ने वाले क्या है, सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक। अब सीटेट के देखो जो सिलेबस है उसको अगर डिस्कस किया जाए तो मैं आपको बताता हूँ, 30-30 अंक के ना 5 सेक्शन है, 150, 13 to 150, ठीक, 30 गुणी 5 यानी कि 150 क्वेश्चन 150 नंबर के। अब ये 150 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन वो देखते हैं। देखो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ओके, सीडीपी 30 अंक, ओके,
उसके बाद लैंग्वेज 1 और एक होती है लैंग्वेज 2। इसमें हिंदी मीडियम वाले हैं जो लैंग्वेज 1 को हिंदी सिलेक्ट करेंगे और लैंग्वेज 2 को इंग्लिश। और यही अगर इंग्लिश मीडियम का अभ्यर्थी है तो वो लैंग्वेज 1 पे अपनी जो उसकी पढ़ाई इंग्लिश माध्यम में हुई है तो वो जस्ट इसको उल्टा कर लेगा। पेपर 1 मतलब लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट करेगा वो इंग्लिश को और लैंग्वेज 2 में हिंदी को। तो ये दोनों भी कितने कितने के आएंगे, 30-30 के, ठीक है। 30 की CDP हो गई, 30 का लैंग्वेज 1 हो गया, यहाँ देखो 30 की CDP 30 नंबर लैंग्वेज 1, ठीक है। लैंग्वेज 2 30 नंबर, 3 3 6 3 9 यानी कि 90 अंक पता चल गया। अब देखो ये मैं बता रहा हूँ पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइमरी जो 1 to 5th क्लास को पढ़ाने के लिए है। मैथ्स का एक पोर्शन होगा, वो भी होगा कितना, 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का। और बच गया कौन सा आपका, EVS यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण बचा जो वो आएगा 30 अंक का। टोटल हो गया कितने, 150, ठीक। अब देखो मैंने क्या कहा था शुरू में, CDP का इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 90 नंबर, ठीक है, 150 में से ये CDP आपको दिला सकता है। कैसे सर, आप तो बोल रहे हो कि CDP तो सिर्फ 30 अंक का है। ये देखो CDP जो है 30 अंक का है। अब मैं देखो मैं इस 30 अंक में आपको 90 नंबर कैसे दिखाता हूँ। देखो मैंने कहा था कि हर सब्जेक्ट की अपनी पेडागोजी होती है, ठीक है। मैथ्स वालों के लिए मैथ्स पेडागोजी, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश पेडागोजी, साइंस की पेडागोजी, ठीक है, हिंदी की पेडागोजी। तो देखो CDP 30 अंक जोड़ते चलना, ओके। लैंग्वेज 1 मान लो हमने हिंदी लिया है अगर, ठीक है, लैंग्वेज 1 मान लो हमने अगर हिंदी लिया है, देखो इसमें दिया है 30 अंक को 2 भाग में बांट दिया ना, ये एक 15 ये और एक 15 ये। पहला जो पार्ट है 15 नंबर में क्या है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है इसमें, ठीक है। इसमें आपके सारे ग्रामर वगैरह ये सब पूछे जाएंगे, ठीक। और सेकंड जो 15 अंक है वो देखो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। हिंदी की पेडागोजी, हिंदी का शिक्षण शास्त्र 15 अंक का पूछ रहा है यहाँ। तो ठीक है जोड़ते चलते हैं, 30 की CDP, 15 अंक की हिंदी की CDP, हिंदी की पेडागोजी सॉरी, ठीक। अब आते हैं लैंग्वेज 2 में। इसमें भी जो 15 अंक है वो कॉम्प्रिहेंशन है, बचा यहाँ 15 नंबर क्या है ये, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ से 15 और मिले हमको। फिर आते हैं मैथमेटिक्स में। अब देखो मैथमेटिक्स कंटेंट प्राइमरी स्कूल लेवल का जो रहता है गणित, उसमें आपको 15 अंक के प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसमें सारे वही सब है आपका, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, ये सब। अब देखो बचा यहाँ फिर से 15 नंबर मिल रहा है, देखो किसको, पेडागोजिकल इश्यूज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ की पेडागोजी, यहाँ से फिर 15 नंबर उठाया मैंने। अब आते हैं इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन। तो इसमें देखो इसमें भी 15 नंबर जो है वो नॉर्मल पर्यावरण के जो प्रश्न है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कंटेंट प्राइमरी लेवल तक का वो पूछेगा। अब फिर से यहाँ से मुझे 15 नंबर मिलना है किसके, पेडागोजी के। कौन से पेडागोजी के, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की पेडागोजी। यहाँ से फिर से मुझे मिल गया 15। अब 24 को जोड़ूँ, कितने हो गए, 30, 30 60 और ये 30 90। यानी कि अगर आपने पेडागोजी का ज्ञान तगड़ा कर लिया, सॉलिड कर लिया, तो आपके 90 नंबर तो सिर्फ पेडागोजी की समझ से ही सॉल्व हो जाएंगे। और पेडागोजी ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है, ये रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक। पूरा जो आपका पेडागोजी है, ठीक है, या फिर CDP है, टोटल एक शिक्षक की समझ कैसे डेवलप होती है उस बच्चे को समझने के लिए, उस शिक्षक किस हद तक सोच सकता है, क्रिएटिव माइंड है उसका, ठीक है, सिचुएशंस कैसी हैं। CDP अगर नहीं जाना कोई शिक्षक तो वो एक अच्छा शिक्षक हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक बेहतर शिक्षक, एक बेहतरीन शिक्षक बनने के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी का ज्ञान होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक। पेपर 1 की बात हो गई, सेम पेपर 2 वैसा ही है, बस इसमें चेंज क्या होगा, देखो CDP यहाँ से 30 की रहेगी, ठीक है, इसमें 30 मार्क्स के CDP। लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, ठीक है, उनको चूज़ करना पड़ेगा मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है, मैथ्स प्लस साइंस। तो ये दोनों के 30-30 नंबर के प्रश्न आते हैं, 30-30 यानी कि 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो साइंस का स्टूडेंट हो तो यहीं पे उसके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 30 30 60 30 90 और 60 कितना हो गया, 150।
और यदि कोई सोशल साइंस बैकग्राउंड का है तो उसको सेम यहाँ क्या होगा, 30 30 30 तो कॉमन रहेगा। सोशल स्टडीज़ की जो सोशल स्टडीज़ का क्वेश्चन है वो 60 प्रश्न आएंगे, ठीक है। या मैथ्स और साइंस नहीं आएगा उसको, उसको आएगा क्या, सोशल साइंस का 60 प्रश्न, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। हम पढ़ने वाले हैं क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, ठीक है, यानी कि बाल विकास, बाई यज्ञ सर। ये कौन है, मेरा नाम है यज्ञ दत्त मिश्रा, ठीक है। मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, ओके। तो देखो हमको इसमें पढ़ना क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब एक बच्चे के विकास के बारे में पढ़ना है, वृद्धि के बारे में पढ़ना है, और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे हम आगे। देखो सबसे पहले क्या है, विकास की अवधारणा, आखिर विकास होता क्या है, ठीक है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी, परिभाषा दी है, ठीक है, किसका, विकास का, ठीक है। विकास कोई लड़का नहीं है, ठीक। दूसरा, बाल विकास का अर्थ, आखिर होता क्या है, ठीक है। बाल विकास वर्ड पढ़ तो रहा है लेकिन इसका मतलब क्या है। बाल विकास की परिभाषाएं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, ये है बाल विकास का जो अध्ययन किया उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, थ्योरी दी है, ठीक है। उसके बाद मेन शुरुआत होगी इस चैप्टर की, वृद्धि और विकास, ठीक। वृद्धि को अलग पढ़ेंगे, विकास को अलग पढ़ेंगे, दोनों का सीखने की प्रक्रिया में क्या योगदान है, ठीक है, दोनों आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है, आपस में संबंधित है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ना है विकास के प्रकार, टाइप्स या फिर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। फिर बाल विकास की अवस्थाएं आएंगी अलग अलग, बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत में हम काफ़ी सारे सिद्धांतों को पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ ये समझ लो एक ओवरव्यू है, जब हम एक एक टॉपिक को डील करेंगे तब आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, किसी बच्चे के विकास को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास में बाल विकास चैप्टर, ठीक है। बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो सब जानते हैं चाइल्ड यानी बच्चा, बालक, हम सभी उस रूप से होकर ही गुजरे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो इस तस्वीर में देखो कुछ दिख रहा है, क्या है ये, क्या दिख रहा है, ये गर्भ में पलता हुआ एक बच्चा है ना, ठीक है। ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बच्चा लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। अब देखो बाल विकास, दो शब्द इसमें हम उच्चारण कर रहे हैं ना, बाल विकास, एक क्या, बाल, और एक क्या, विकास, ठीक। यानी कि चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। यहाँ देखना, बच्चा गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक, बाल कहेंगे उसको, बालक कहा जाता है। किसी भी इंसान की जो गर्भावस्था की अवस्था है, गर्भस्थ शिशु वाले रूप की अवस्था है जो, वहां से लेकर के कब तक की, किशोर अवस्था यानी कि 18 तक की उम्र, ठीक। एक बच्चा किशोर हो जाता है तब तक उसको क्या कहते हैं, बाल, ठीक है। यानी कि प्रेगनेंसी टू एडोलसेंस, ठीक है। और दूसरा टर्म क्या था, विकास यानी कि डेवलपमेंट। इसकी भी शुरुआत कहाँ से होगी, प्रेगनेंसी से, और समाप्ति कहाँ होगी, जी हाँ, इंसान हमारी समाप्ति तक, ठीक है, एंड तक यानी कि डेथ तक। तो कुल मिला के बाल विकास दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक बाल और एक विकास। किसी व्यक्ति को बालक तब कब तक कहा जाएगा, उसकी गर्भस्थ मतलब गर्भावस्था से लेकर के एडोलसेंस यानी 18 तक की उम्र तक बाल या बालक कहेंगे, और गर्भावस्था से लेकर के अंत तक, मृत्यु तक जो होगा क्या होता है, हमारा विकास होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलो आगे देखते हैं।
बाल विकास और पैडागॉजी है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी, सब्जेक्ट का नाम ही है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी। ठीक है, देखो पैडागॉजी सुनने में अजीब सा लग रहा है ना, अटपटा सा, ये क्या है पैडागॉजी पैडागॉजी। देखो बालक समझ लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या था। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि जब वो जन्म लेता है, ठीक है, जन्म लेता है, उसके बाद परिपक्व होना शुरू होता है धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद एक ऐसी अवस्था में आ जाता है जब उस वो क्या शिक्षा ग्रहण करने के लायक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तब क्या उसकी शुरुआत होगी, समझ लो पैडागॉजी हमारी मतलब पढ़ाने की, यानी कि बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान है, लिखा है यहाँ पे देखो, पैडागॉजी शैशव शिक्षण या बाल शिक्षा शास्त्र। जब भी चाइल्ड स्टडी की बात की जाए, बच्चों को पढ़ाने के तरीके और कला की बात की जाए, ठीक है, तब क्या कहेंगे, पैडागॉजी। पैडा यानी चाइल्ड, ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है, पैडा का मतलब चाइल्ड और गॉजी का मतलब लीडिंग या फिर टीचिंग, बच्चों को पढ़ाना या लीड करना या सिखाना या टीचिंग करना या उन्हें शिक्षा देना। ये किस में आएगा, हमेशा किस में आएगा, पैडागॉजी, बच्चों के संदर्भ में आएगा। और एक दूसरा टर्म होता है क्या, एंड्रागॉजी। ठीक है, एंड्रा हमेशा ए से क्या, एडल्ट, वयस्कों के लिए, वयस्कों के संदर्भ में। ठीक है, जब बड़ों को पढ़ाने की बात आएगी तब क्या टर्म यूज होगा, एंड्रागॉजी, प्रौढ़ शिक्षण या फिर वयस्क शिक्षा शास्त्र। ठीक है, यह वयस्कों को पढ़ाने की पद्धति है। ओके, एंड्रा यानी एडल्ट, इसमें शिक्षार्थी क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा और एक्सपीरियंस खुद का लेकर के आएगा, उस एक्सपीरियंस के बेस पे ये अधिगम मतलब होता है क्या, सीखना, सीखेगा जो भी चीज़ इसको सीखना है। ठीक है, उसके बेस पे ये सीखेगा। पेडागोजी में हमेशा बच्चा किस पे निर्भर रहेगा, टीचर पे, टीचर जो कहेगा वो उसी को फॉलो करेगा। ठीक है, इसमें बच्चे का खुद का कोई प्री एक्सपीरियंस प्री नॉलेज नहीं होगा। लेकिन एंड्रोलॉजी में, ठीक है, जो लर्नर है, एडल्ट है, उसके पास स्वतंत्रता होगी। ठीक है, उस बच्चे के पास स्वतंत्रता नहीं होगी, लेकिन एंड्रोलॉजी टर्म में उस जो एडल्ट लर्नर है उसके पास स्वतंत्रता होगी कि वो क्या पढ़ सकता है, किस तरीके से पढ़ सकता है। ठीक है, वो उसकी एक समझ लो ऑटोनॉमी है, उसके अंदर स्वायत्तता है, लेकिन उस बच्चे में नहीं है। ये डिफरेंस है एंड्रोलॉजी और पेडागोजी में। क्लियर है यहाँ पे, पेडागोजी मतलब बच्चों के शिक्षण से संबंधित टर्म है ये, और एंड्रोलॉजी है जो वो कि वयस्कों यानी कि बड़े हो जाने के बाद, एडल्ट। ओके, अब देखो वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि जन्म से मृत्यु तक अविराम चलती रहती है। मैंने तुम्हें उस स्लाइड में देखो दिखाया था, विकास की परिभाषा क्या हो रही है, गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक लगातार क्या चलता रहता है, विकास। ठीक है, बोलोगे सर गर्भ में कैसे विकास होता है, तो मैं बताऊंगा ना कैसे होता है गर्भ में विकास। देखो, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि जन्म से मृत्यु तक अविराम चलती रहती है। अविराम, अविराम टर्म का मतलब निर्बाध, कोई बाधा नहीं आती उसके मार्ग में। ठीक है, निरंतर, लगातार, देखो इतने सारे टर्म हैं। सतत, इंग्लिश में बात की जाए तो कंटिन्यू, बिना रुके। ठीक है, बिना रुके, अच्छा बिना रुके हो सकती है, लेकिन ये कभी भी थमेगा नहीं। ठीक है, ये कभी भी थम नहीं सकता, एकदम से स्टॉप नहीं होगा। हाँ, इसकी जो गति है वो जरूर स्लो हो सकती है। ठीक है, स्पीड जो है इसकी, किसकी, विकास की जो गति है वो धीमी हो सकती है, बट रुक जाए ऐसा नहीं हो सकता। रुक गई मतलब कि हम भी रुक चुके हैं, यानी कि मृत्यु हो चुकी है तभी ये रुकेगा। ठीक है, तो देखो
विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो कि जन्म से मृत्यु तक अविराम चलती रहती है। सही बात है, डेवलपमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, ये सभी के लिए लागू होगा, सभी जीवों के लिए, ठीक। विच गोज ऑन अनइंटरप्टेड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें परिमाणात्मक या फिर मात्रात्मक, ठीक है, ये एक ही है दोनों, परिमाणात्मक या फिर मात्रात्मक एवं गुणात्मक, ये दूसरी चीज़ है, ठीक है। दो टर्म आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या, परिमाणात्मक या मात्रात्मक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, क्वांटिटेटिव, और दूसरा है गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव, क्वालिटी से गुण, गुण से क्वालिटी, यानी कि गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, क्वालिटीज़ की बात की जाएगी, गुणों की। और परिमाण, परिमाण का मतलब ही होता है ना मात्रा, अमाउंट, क्वांटिटी, ठीक है। देखो यहाँ विकास में हम ये सब चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं बताता हूँ। देखो यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें परिमाणात्मक या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल है, ठीक। अब देखो कैसे दोनों शामिल हैं बताता हूँ। वृद्धि और विकास जब हम पढ़ेंगे ना तो देखना वृद्धि की जो बात की जाएगी, ठीक है, यानी कि ग्रोथ, इसकी बात जितने भी शारीरिक पहलू हैं, ठीक है, शारीरिक पहलू, उसमें हम किसकी बात करेंगे, ग्रोथ की। और जो ये परिमाणात्मक और मात्रात्मक चेंजेस है ना, ये इस ग्रोथ में दिखाई देंगे, ठीक। और जब हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ये गुणात्मक चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है, गुणात्मक के साथ साथ परिमाणात्मक, ठीक। जो वृद्धि, अभिवृद्धि या फिर ग्रोथ है वो सिर्फ शारीरिक बनावट, ढांचा हमारा जो है उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो ऊंचाई हो, हाइट हो, या फिर वेट हो, वजन हो हमारा, ठीक है, चौड़ाई हो, ठीक है, आकार हो, साइज, ये सब, और जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं किसी यूनिट में, ठीक है, यानी कि 1 किलो 2 किलो ऐसा, 50 किलो का व्यक्ति है या फिर 6 फीट का बंदा है, ठीक है, मेरी हाइट जैसे 6 फीट है, ठीक है। तो मैं अपनी शारीरिक पहलू के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरी हाइट जो है वो एक निश्चित समय तक बढ़ी, उसके बाद रुक गई, ठीक। तो जो परिमाणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन है वो किसकी बात करेगा, शारीरिक पहलुओं की बात करेगा, जिसे मापा जा सकता है किसी यूनिट में, क्लियर है। और जो विकास है वो उन चीज़ों की बात करेगा जिसे मापा नहीं जा सकता, ठीक है, ना छुआ जा सकता है, समझ लो। जो वृद्धि या ग्रोथ है वो आपका हार्डवेयर लाइक चीज़ें हैं, और जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो सॉफ्टवेयर लाइक चीज़ें हैं, ठीक। इसको हम छू महसूस नहीं कर सकते। विकास में अलग अलग प्रकार से विकास, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उस बच्चे का सामाजिक विकास हो सकता है, सामाजिक विकास मतलब कि लोगों के साथ घुलना मिलना, बातें करना, अच्छी क्वालिटीज़, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं देश के प्रति, उन भावनाओं का विकास, राष्ट्रभक्ति, ये सारी चीज़ें। और संज्ञानात्मक विकास मतलब कि मेंटल एबिलिटी, उसकी स्किल, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता, ठीक है, और सोचने समझने की, तर्क करने की, ये सारी शक्तियाँ धीरे धीरे डेवलप होती हैं। अच्छा, ये सब जो विकास में मैं कह रहा हूँ, सोचने समझने की शक्ति, तर्क करने की क्षमता, इसे किसी यूनिट में नाप सकते हो क्या, किसी यूनिट में नहीं नाप सकते ना। वह 5 किलो सोचता है, या फिर क्वालिटीज़ में और क्या कह सकते हैं, वह बहुत ही सुरीला गाता है, तो मैं कह सकता हूँ क्या वो 6 फीट सुंदर गाता है, ऐसा नहीं हो सकता ना। विकास को मापने के लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, ठीक। वृद्धि एक लिमिट में जा करके हमेशा क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, एक उम्र तक ही उसका हाइट बढ़ सकता है, ठीक है। अब देखो, अच्छा हाँ, एक याद रखना पॉइंट, भार को कभी भी ना इसमें नहीं लिया जा सकता है, क्या, चलो उसको मैं जब बताऊंगा, पढ़ाऊंगा आगे तो, ठीक है, अभी तुम कंफ्यूज हो गए, समझ गए। वृद्धि और विकास, तो वृद्धि और विकास में अब देखो पढ़ते हैं हम क्या, बाल विकास, ठीक है। बाल विकास का अर्थ, बाल विकास दो शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है, बाल और विकास। बाल विकास अगर सिंपल एकदम देखा जाए तो क्या, बोलने से लग रहा है ना, बाल विकास यानी कि बालक के विकास की बात की जा रही है, बाल विकास की प्रक्रिया, ठीक, यहाँ लिखा भी हुआ है, बालक के विकास की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बाल विकास में दो परिवर्तन होंगे, ठीक, एक क्या होगा, परिमाणात्मक या फिर मात्रात्मक परिवर्तन, जिसमें शारीरिक विकास होगा, हाइट,
साइज़, वेट, ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है? गुणात्मक। पहला परिमाणात्मक या फिर मात्रात्मक, दूसरा क्या? गुणात्मक। गुणात्मक में क्वालिटीज सारी डेवलप होंगी उसकी, ज्ञान, तर्क, समझ, कौशल, फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में होंगी? गुणात्मक में। ठीक, कोई रोता है अगर, तो उसको हम किसी यूनिट में तो नहीं नाप सकते ना। 10 किलो रोता है ये, हाँ, ऐसा नहीं है ना। ठीक, समझ में आ गया? बाल विकास, ये सब हम बाल विकास बच्चे के एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बाल विकास बार बार उपयोग कर रहे हैं टर्म। ठीक, अब देखो क्या कहता है यहाँ पे, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी, मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, मनोविज्ञान मतलब आत्मा का विज्ञान। अस्तु, अरिस्टोटल ने कहा था ना, आत्मा का विज्ञान। ठीक, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में हम किसे पढ़ रहे हैं? बाल मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, लेकिन किसी भी इंसान की जो शुरुआत है वो कहाँ से हो रही है? जन्म से हो रही है। जन्म लेने के बाद वो किस रूप में है? एक बालक के रूप में है, बाल रूप में है। तो उसकी स्टडी हम अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें बाल रूप में उसके मनोविज्ञान की स्टडी करनी पड़ेगी, बालक के मनोविज्ञान की स्टडी करनी पड़ेगी। इसलिए बाल विकास को साइकोलॉजी का एक शाखा या फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। ठीक है, इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियाँ, समस्या एवं उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका प्रभाव बालक के व्यवहार पर पड़ता है। ठीक है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं हम? बालक का बिहेवियर, उसकी स्थिति, ठीक है, उसके प्रॉब्लम्स और उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है, उन सभी एस्पेक्ट, उन सभी बातों का, उन सभी रीजंस का जो उस बच्चे के विकास, उस बच्चा अगर जन्म लेने के बाद, समाज में आने के बाद, पर्यावरण में आने के बाद अगर ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो उसकी इस ग्रोथ को, उस डेवलपमेंट को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर सकती है, सकारात्मक रूप से या फिर नकारात्मक रूप से भी। ठीक, अगर किसी बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट, अगर चलो एक पॉइंट उठाता हूँ मैं, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, उसके जो भावनात्मक विकास है उसकी बात की जाए तो वो नकारात्मक रूप से भी डेवलप हो सकता है और सकारात्मक रूप से भी डेवलप हो सकता है। और कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करेंगी जिससे वो नकारात्मक या फिर सकारात्मक रूप से डेवलप होगा? तो हम देखो, किसी बच्चे की कोई गलती हुई, बच्चे गलती करते हैं, अगर तुमने उससे खींच के एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है, या फिर उठाकर पटक दिया जोर से, ठीक है, अब वो क्या होने लगा? रोने लगा, रोने लगा, रोने लगा। ठीक, उसके बाद उसके अंदर धीरे धीरे क्या एक पैदा होगा? डर, ठीक है, फियर एक जन्म लेगा ना धीरे धीरे। तब वो क्या होगा? कोई भी चीज़ें वो पूछने से भी घबराना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो एक समझ लो क्वेश्चन करना या फिर नई चीज़ देख करके उत्सुक होकर के उसको छूना और उसके बारे में जानने की कोशिश करने से भी वो घबराने लगेगा। ठीक है, उसके मन में हमने क्या प्रभाव छोड़ा? अपना ये जो थप्पड़ मारने वाली हरकत है, उससे उसके मन में कौन सा प्रभाव दिया, कौन सा प्रभाव डाला? डर का ना, कि अगर मैं ये चीज़ छूँगा, अगर ये टूट गया मुझसे तो मुझे एक जोर की थप्पड़ पड़ने वाली है। तो उसके मन में अगर ये चीज़ें बार बार दोहराई जा रही हैं पेरेंट्स से या फिर उसके टीचर्स या जो भी उसके गार्जियन है उसके थ्रू, तो इस चीज़ का जो मार है, मारना पीटना, ये नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है उसके किस पे? भावनात्मक विकास पे। यही ये नकारात्मक प्रभाव हो गया। अब मैं कहता हूँ सकारात्मक प्रभाव कैसे हो सकता है? अगर वो कोई चीज़ देखा, उत्सुकता उसको लगी कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे बना होगा ये, अगर हम उसकी जिज्ञासा को देख करके उसको बैठा करके और उस वस्तु के बारे में या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है उसको समझाने लगे, ठीक है, उसकी क्वेश्चन करने की जिज्ञासा को और हम बूस्ट करें, ठीक है, उसको और प्रेरित करें बिना झापड़ मारने, ठीक है, मारने के बजाय ये सब चीज़ें करें, तो उसके मन में ही हम एक क्या प्रभाव डालेंगे? सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, जिससे वो क्या होगा? उसका जो भावनात्मक विकास है वो अब डरने की बजाय हमेशा कॉन्फिडेंस में रहेगा। कोई भी उसके मन में सवाल आएगा तो वो तपाक से पूछेगा, ठीक है, टीचर से या फिर किसी से भी। तो क्वेश्चन करने की आदत होना अच्छी चीज़ है ना। आप हर चीज़ के बारे में जानेंगे, समझेंगे, तभी तो एक, आप अगर आप साइंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसके बारे में क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो आप एक अन्वेषक भी नहीं बन सकते। ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन सब में ये क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ देख करके ये क्यों हो सकता है, ये कैसे होगा, ये क्या है, ये बना कैसे होगा, इससे हम और क्या चीज़ बना सकते हैं,
ये क्या क्यों क्या WH वाली जो चीज़ें हैं ना, वो होना ज़रूरी है। ठीक, समझ में आ गया। तो जितनी भी चीज़ें प्रभावित करती हैं बालक के व्यवहार को, ठीक है, उन सब का अध्ययन हम किस में कहते हैं, करते हैं, बाल विकास में। ठीक, अब देखो बाल विकास को एक बाल मनोविज्ञान की भी संज्ञा दी जाती है। मैंने यहाँ बताया बालक के मन को जानना सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी शिक्षक के लिए। ठीक है, बिना उसके मन को जाने, ठीक है, उसके व्यवहार को जाने हम उसे पढ़ा सकते हैं क्या, या उसका विकास हो सकता है क्या, उसमें हमको योगदान दे सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो बाल विकास के अध्ययन को बाल मनोविज्ञान के अध्ययन भी कह सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बाल विकास की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं कुछ वैज्ञानिकों ने। ठीक है, देखो पहले कौन आते हैं क्रो एंड क्रो। ठीक, क्रो एंड क्रो महोदय क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो कि व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभिक अवस्था, यानी कि प्रेगनेंसी वाली अवस्था से लेकर के कहाँ तक, एडोलसेंस यानी किशोरावस्था तक करता है। ठीक, मैंने बताया था ना बालक कब कहना है, प्रेगनेंसी से लेकर के एडोलसेंस तक। ठीक है, यहाँ से लेकर के 18 की उम्र तक। ठीक, तो ये क्या कहना है, क्रो एंड क्रो, ध्यान से पढ़ना। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन, ठीक है, एक व्यक्ति के डेवलपमेंट का अध्ययन प्रेगनेंसी के प्रारंभिक अवस्था, ठीक, से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था, जब वो किशोर हो रहा होता है तब तक की अवस्था तक स्टडी जो करते हैं वो किसमें आता है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन। क्लियर है इनकी परिभाषा। और आते हैं मुनरो। ठीक, मुनरो जी क्या कहते हैं, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। क्या कहलाता है, विकास। अच्छा देखो, जो क्रो एंड क्रो है ये बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने प्रेगनेंसी से किशोरावस्था तक कहा। ठीक, प्रेगनेंसी से एडोलसेंस तक कहा। क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने बाल मनोविज्ञान के बारे में बात की। मुनरो एक कंप्लीट विकास यानी कि डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रेगनेंसी यानी भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक पूरा बुजुर्ग होने तक जो गुजरता है उसको क्या कहते हैं, विकास क्या कहते हैं। ठीक है, जेम्स डेवर क्या कहते हैं देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान, ठीक है, अब ये वापस बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से, ठीक, बर्थ से मैच्योरिटी तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता। हिंदी में परिपक्वता क्या होता है, परिपक्वता हमें हमेशा हमारे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से जुड़ा रहेगा। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या होता है ये, यानी कि जैविक प्रणाली के विकास से। संपूर्ण विकास से। ठीक, देखो जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ एक समय पे जाकर के क्या हो जाता है, रुक जाता है ना, लिमिट होती है। डेवलपमेंट की कोई लिमिट नहीं है, कब है लिमिट, जब डेथ हो जाएगा। ठीक, तो देखो ग्रोथ उस टॉप चरम अवस्था पे अगर रुक जाती है तब वो किस को प्राप्त कर लेती है, मैच्योरिटी को। ठीक है, इसमें बायोलॉजिकल जो भी क्वालिटीज़ हैं वो सारी मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, हाइट अपनी जितना बढ़ना है वो बढ़ चुका रहेगा। ठीक है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो चुका रहेगा। फीमेल्स की बात की जाए तो उनके उनके भी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे डेवलप हो चुके रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ग्रोथ मैच्योरिटी को पहुंच करके रुक जाती है। ठीक है, मैच्योरिटी या परिपक्वता जेनेटिक्स से, ठीक है, इसमें जेनेटिक्स का भी योगदान है ना, ध्यान रखना, आनुवांशिकता का भी योगदान है। ठीक, हेरिडिटी का, हेरिडिटी कहते हैं, हेरिडिटी का योगदान है किसमें, परिपक्वता फिर मैच्योरिटी में। जब परिपक्वता में है इसमें सब पढ़ोगे तुम। ठीक, तो वही जेम्स ड्रेवर ने परिपक्वता की बात की है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान भाषा का जिसमें जन्म से लेकर के परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। बालक की बात की इसलिए ये मैच्योरिटी पे आकर के रुक गए हैं। मुनरो ने विकास की बात की है तो इस भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गया है। ठीक,
चलो अब देखते हैं कि बाल विकास की आवश्यकता, अध्ययन की आवश्यकता हमें क्यों है। हमें मतलब हम टीचर्स को, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता है क्यों। नीड फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडीज़। देखो पहली लाइन क्या कहती है, प्रत्येक बच्चे का विकास भिन्न होता है। सही बात है। अतः शिक्षक को उसकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन करना चाहिए। ठीक है। प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है ना, सभी बच्चे एक जैसे होते हैं क्या? नहीं, कोई बच्चा छोटा हो सकता है, ठीक, कोई बच्चा लंबा हो सकता है, ठीक, कोई बच्चा एकदम मोटू सा हो सकता है, ठीक है, एकदम, ठीक है, कोई बेचारा कम हाइट का है, ये लंबू जी हैं मेरी तरह, और ये थोड़े मोटू से हैं, गोल मटोल। तुम में से कोई होगा तो अपने आप को नाम लिख देना, ठीक है। अच्छा, तुम सभी ने कॉपी और पेन लेकर के ये क्लास देखना शुरू किया है ना। ये देखो, इसमें जितने पॉइंट्स हैं सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे तुम्हारे लिए नोट्स भी है, ठीक है, सिर्फ सुनना नहीं है। कॉपी पेन लो, और जिसमें स्लाइड्स में दिख रहा है जो मैं कह रहा हूँ उसको वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक के लिखते भी चले चलो साथ में, ठीक है, नोट्स भी बनाते जाना है। मैं फास्ट भाग नहीं रहा हूँ, ठीक है, सीटेट का पेपर तो अभी 8 तारीख को है तब, ठीक। ये लॉन्ग टर्म में अगर सीटेट की तैयारी करनी हो या फिर कोई टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी हो, तो मैं तो कहता हूँ कि अपना खुद के हाथ से नोट्स बना हुआ जो है कारगर, उसके जैसा फिर कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठो और नोट्स साथ में बनाते चले चलो, ठीक है। इसमें ये सिर्फ क्लास नहीं, तुम्हारा नोट्स भी है साथ में, ठीक। चलो देखते हैं सेकंड पॉइंट। यह समझने में सहायता मिलती है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसे सोचते हैं। बाल विकास जब हम पढ़ेंगे, एक टीचर पढ़ता है, ठीक है, तो सारी चीज़ें वो पढ़ता है बालक के बारे में कि वो धीरे धीरे कैसे ग्रो कर रहा है, किस उम्र में उसकी मतलब कि मांसपेशियाँ मजबूत हो रही हैं, उसके दांत कब कितने उग रहे हैं, हर चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। बाल विकास के जब हम स्टडी करेंगे ना, कब कब वो कौन कौन से शब्द और कितने कितने शब्द सीखने लगा है, 200 शब्द, 1000 शब्द, एक एक चीज़ पढ़ते हैं बच्चे के बारे में, ठीक है, बाल विकास में। ओके। कब कब वो खिलौनों से खेलना शुरू करता है, कब कब वो टोली बनाता है, दोस्त यार समूह बनाता है, ठीक है। कब कब उस उम्र में पहुंचता है जब उसे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण वाली भावना भी आती है, ठीक है, प्रेम जैसा, ठीक है, दिल धड़का वाला स्थिति, वो कब होता है, हर चीज़ पढ़ते हैं बाल विकास में, ठीक है। तो यह समझने में सहायता मिलती है किसे, हमें, ठीक है। अभी जो भी अध्ययन करेगा बाल विकास का, तो क्या हेल्प मिलता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे लर्न करते हैं चीज़ों को, और कैसे सोचते हैं, ठीक है, सोचने के तरीका उनका कैसा होता है, क्या क्या कब कब सोचते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। कब होते हैं, जब हम बाल विकास का अच्छी तरह बाल विकास का अध्ययन करते हैं, ठीक। अब देखो, व्यवहारिक समस्याओं को समझने एवं समाधान हेतु आधार प्राप्त होता है, बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाता है ना हमको। एक व्यवहारिक समस्याएं बच्चों की बहुत सारी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। बच्चा अगर क्लास में बैठा है, ठीक है, परेशान सा लग रहा है, सारे बच्चे हंस खेल रहे हैं, कोई एक बच्चा अगर मायूस या उदास बैठा है, कहीं लग रहा है कि खोया हुआ है, ये सोच रहा है, तो फिर हम देख करके हम पता लगा सकते हैं ना कि ये बच्चा कुछ गुमसुम सा है, तो उस कारण को जानने का प्रयास किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आई। और उस कारण को अगर जानोगे तो फिर तुम्हारा कर्तव्य है कि उसका सॉल्यूशन भी दो, उसको निकालो, चाहे उनके पेरेंट्स को उनसे बात करके हो, या फिर अगर आपस में बच्चों में ही कोई अनबन हुई है तो उसको फाइंड आउट करो, ठीक। अब देखो, शिक्षण विधियों के चयन में सहायता मिलती है। एक ही तरीके से सारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, ठीक, क्योंकि बच्चे जो क्लास में होते हैं वो अलग अलग आईक्यू लेवल के होते हैं, सबकी जो बुद्धि लब्धि, क्या बोलते हैं, बुद्धि लब्धांक, और या फिर आईक्यू लेवल, सोचने समझने की क्षमता किसी की ज़्यादा होती है, कोई कम मतलब एक्सप्लेनेशन में ही अच्छे से तुरंत कैच करके समझ जाता है, कोई बच्चा ऐसा होता है उसको कई बार समझाओ लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाता, ठीक है। तो हम क्या एक ही तरीका, जो शिक्षक है, टीचर है, एक ही तरीका अप्लाई करके सभी बच्चों को एक जैसा ज्ञान दे सकता है क्या, समझा सकता है, नहीं समझा सकता। तो बाल विकास के अध्ययन करने से हमें क्या मिलता है, एक एक बच्चों को मतलब उस पारखी नज़र से देख करके समझने की एबिलिटी आती है, ठीक है, क्षमता विकसित होती है कि इस बच्चे को इस तरीके से नहीं किसी और तरीके से समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चा खेल खेल से सीख जाए, तो उसके लिए उस मान लो मैथ्स का कोई सवाल है, पजल्स, तो उसको किसी गेम में ढाल दो, ठीक है, उस प्रश्न को किसी खेल के रूप में ही बदल दो, सीखने का एक माध्यम दे दो, और वो बच्चा क्या करेगा, उस तरीके से जल्दी सीख जाएगा, ठीक है।
वहीं एक प्रतिभाशाली थोड़ा ज़्यादा हाई IQ लेवल का बच्चा होगा, तो वो आप जो तुम नॉर्मली समझा के ब्लैक बोर्ड में अगर समझाए हो उस तरीके से भी वो समझ जाएगा। ठीक है, तो सीखने की जो शिक्षण विधि है बच्चों को पढ़ाने की, तो उस हमें कौन सा ठीक तरीका चयन करना है उसको समझने में या फिर उसका सिलेक्शन करने में हेल्प मिलती है। कैसे मिलती है? बाल विकास के अध्ययन से, यही ना पढ़ रहे हैं। सीखने की पूर्व अवस्था परिपक्वता को पहचानना संभव होता है। ठीक है, सीखने की पूर्व अवस्था, कुछ भी चीज़ सीखने से पहले परिपक्व होना जरूरी है, तभी हम सीख सकते हैं ना। ठीक है, कोई व्यक्ति मान लो जिम गया है, ठीक, उसके मसल्स डेवलप ही नहीं हुए हैं, परिपक्व ही नहीं हुए हैं, और उसे तुम 20 किलो का डम्बेल उठा के दे दो कि उठा उठा पाएगा क्या? नहीं। जब तक श्योर ना हो कि हाँ उसके मसल्स अब मजबूत हैं, ग्रो हो चुके हैं, ये शायद एक हद तक उठा लेगा। ठीक है, उसी प्रकार बच्चे की परिपक्वता मीन्स कि हाँ अब ये इस लेवल में है या फिर इस कदर इसका विकास या वृद्धि हो चुकी है कि इतने कठिनाई स्तर के सवाल या फिर समस्याओं को ये सुलझा सकता है, समझ सकता है। इसीलिए देखना हर क्लास वाइज धीरे धीरे जो कठिनाई स्तर है ना बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, पहली दूसरी कक्षा में जो सवाल होते हैं एकदम मतलब हल्के लेवल के होते हैं, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है कठिनाई स्तर भी बढ़ता जाता है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये चीज़ें थी बाल विकास के अध्ययन की आवश्यकता में। अब देखो, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेन मुद्दा तो यही है, सबसे ज़्यादा प्रश्न भी आते हैं। वृद्धि और विकास, ये हम आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। कल हम फ्रेश नई क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से? वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ठीक है, और एकदम कॉपी पेन लेकर के जो तुम्हारा नोट्स है उसको बनाते हुए चलना है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें नई लिखी हैं और मैं मुंह से कह रहा हूँ, ठीक है, उसको वीडियो पॉज करो, बैक करो, प्ले करो, रुक रुक करके उनको भी नोट करते हुए चलना। ठीक है, तो हमारी आज की ये CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की पहली क्लास यहीं पे समाप्त होती है। टू बी कंटिन्यूड, यानी कि मिलेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, और सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तो मिलते हैं कल अगली कक्षा में।